हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसेस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की जो पर्यावरण पारिस्थितिकी की घटना चक्र की बुक चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे हम करेंगे, जो कि हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। उसका पार्ट 1 देखते हैं क्या है। तो गाइस चलिए फिर हम लोग क्या है ना आगे कर चलते हैं। ये देखिए, घटना चक्र जो है इम्पॉर्टेंट है आपके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो गाइस, ये हमारी पीडीएफ है और ये हमारे चैप्टर्स हैं। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हम कर चुके हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की। थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए 2-4 पार्ट में आएगा। उसके बाद के भी चैप्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस, यहाँ लिखा है हरित गृह प्रभाव एंड जलवायु परिवर्तन, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो लिखा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित गृह प्रभाव के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए यहाँ नोट्स देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है पृथ्वी पर ऊर्जा जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुँचती है। देखिए, कौन सी ऊर्जा, जो ये सूर्य से आती है ना, वो किस रूप में आती है, तो वो आती है आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, राइट, पृथ्वी तक। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव्स के रूप में जो है आपका ऊर्जा जो है ना सूर्य से पृथ्वी तक आती है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं हम। तो इसमें क्या है पराबैंगनी, दृष्टिगोचर विकिरणें, ठीक है, और अवरक्त विकिरण होती हैं। ठीक है, तो इसमें इसने बोला कौन कौन सी होती है। चलिए, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और दृष्टिगोचर यानी कि जो हमें कलर्स दिखते हैं जिसकी वजह से वो, और क्या होता है इंफ्रारेड वेव्स होती है। ठीक है, तो इसमें से नुकसानदायक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज होते अधिकतर जो है ओजोन मंडल में अवशोषित हो जाती है। मतलब इसने ये कहा, जब पृथ्वी पे आप ऐसे वायुमंडल देखते हैं पूरा, तो उसमें जो दूसरा एक होता है समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। अब ये ओजोन लेयर का काम क्या है, जो आपके अल्ट्रावायलेट रेस है ना उसको ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है, पृथ्वी पर आने से रोक लेती है। अब इसने कहा दृष्टिगोचर और जो आपकी IR इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त विकिरणें हैं, वो पृथ्वी की ऊष्मीय विकिरण के रूप में पहुँचती है। मतलब पृथ्वी पर पहुँच जाती है, और ऊष्मीय विकिरण पहले धरातल को गर्म करता है, और फिर इसी गर्मी से विकिरण संवहन और क्या है चालन द्वारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। मतलब इसने कहा कि अगर ये पृथ्वी है तो यहाँ से जो ये दोनों विकिरण आ रहे हैं, यानी कि दृष्टिगोचर और अवरक्त विकिरण, अब ये सबसे पहले क्या करेंगे, पृथ्वी को गर्म कर देंगे। ठीक है, पृथ्वी को गर्म करने के बाद क्या होता है, ये हवा को गर्म करेंगे। और हवा को गर्म करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, विकिरण विधि के द्वारा, संवहन या चालन के द्वारा जो है आसपास का जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसने लगा सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद क्या होता है, जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है। ठीक है, पृथ्वी गर्म है, अब ठंडी हो रही है, तब क्या है, ऊष्मा पृथ्वी से बाहर विसरित होती है। ठीक है, पृथ्वी अभी गर्म है, अब ये गर्म से ठंडी होगी तो ये ऊष्मा कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो ये पृथ्वी से बाहर जाने लगती है। लेकिन इसने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब देखिए ये सब हमारे लिए हानिकारक क्यों है। देखिए क्या है कि पृथ्वी गर्म हो गई, सपोज पृथ्वी का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस, अब सूर्य से ऊर्जा आई और ये बढ़ के हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये सिर्फ वापस से 2 डिग्री सेल्सियस लाना है। ठीक है, हम लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, और 1 डिग्री तो है ऊपर चला जाएगा, किसी तरह से ना पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा। अब क्या होता है, जब ये 1 डिग्री बाहर जाने वाला है, तब क्या होता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जलवाष्प हो गया, मीथेन, अन्य जो ऊष्मारोधी गैसें, इस ऊष्मा के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, और शेष बची ऊष्मा को पुनः धरातल को वापस देती है, जिससे वायुमंडल के निचले भाग में अतिरिक्त ऊष्मा एकत्र हो जाती है। मतलब इसने ये कहा कि जो हमने कहा 2% से 3% टेम्परेचर हो गया, हमें वापस से 2% लाना है, 1% ऊष्मा बाहर जाएगी। ठीक है, तो जब बाहर जानी चाहिए, लेकिन अब क्या है कि ये सब चीज़ें जो है ना उस ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती हैं, क्या करती हैं, वहीं रोक लेती हैं, और वापस से पृथ्वी पर थोड़ी सी चली जाती है, और पृथ्वी क्या होता है, गर्म होने लगती है। ठीक है, तो इसने यही कहा कि हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं ना, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसने लिखा पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में जो है विकिरित होती है। अब किस रूप में जो पृथ्वी की ऊष्मा जाती है, IR इंफ्रारेड रेज के रूप में जाती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अवशोषित कर लेती है। मतलब पृथ्वी से जो ऊष्मा बाहर जा रही है, अब उसे क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने में अवशोषित कर लेती है। ठीक है, अच्छा,
मतलब उसे बाहर नहीं जाने देती है पृथ्वी के वायुमंडल से, अपने वहीं पे रोके रखती है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गर्म हो जाता है। अब है वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ठीक है ये हो गया। अब इसने लिखा विगत कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की जो मात्रा है वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण, देखिए जो ऊष्मारोधी यानी ऊष्मा को रोकने वाली जो गैसेज हैं, ये जैसे हमने पढ़ा ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, तो ये क्या है, इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जा रही है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके कारण क्या है, वायुमंडल का जो औसत ताप है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि जो ऊष्मा चली जानी चाहिए वो रुक जा रही है, रुकने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन या ग्रीन हाउस प्रभाव बोल रहे हैं इसको। ठीक है, देखिए इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर आप धूप में ना एक कार को खड़ी कर दें, ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि आपने सपोज़ 1 घंटे के लिए धूप में कार को खड़ा कर दिया आपने, चलिए हो गई कार खड़ी। अब क्या है, आप आ गए, अब आए आप, ठीक है, और आपका एक दोस्त भी आ गया। अब वो दोस्त तो कार के अंदर बैठ गया। अब देखिए सेम टाइम पे कार के अंदर का टेम्परेचर है ज़्यादा, लेकिन कार से बाहर का टेम्परेचर है कम। ठीक है, अब मतलब क्या है कि इस कार के अंदर जो ऊष्मा आई, ठीक है, वो इसी में लॉक हो गई, बाहर ही नहीं जा पाई, जिसकी वजह से कार के अंदर का टेम्परेचर क्या हो गया, वो बढ़ गया। अब ये किस कारण हुआ, इसका मेन कारण होता है ये ग्रीन हाउस प्रभाव, कि कार के अंदर ऊष्मा चली तो गई लेकिन वहाँ से बाहर नहीं जा पाई, अंदर ही रुक गई, ठीक है, जिसकी वजह से कार के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, अब इसने लिखा है कि जोसेफ फोरियर ने क्या करा, 1892 में ग्रीन हाउस या हरित ग्रह गैसों की संकल्पना दी, तो ये नाम याद रखिए। अब ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। मतलब इसने कहा कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो आपके, सपोज हम पृथ्वी लेके चले तो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम कर रही हैं। अब है विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे कुछ मुख्य कारण क्या है, मतलब ये जो टेम्परेचर बढ़ा है उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मतलब बहुत बड़ा हाथ किसका है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब इसने कहा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैस है जो कि क्या करती है, ऊष्मा को अपने अंदर रोकी रहती है और वायुमंडल को गर्म करती है। ये सभी गैसें क्या है, वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती है। ठीक है, तो इसने लिखा है ये ठीक उसी प्रकार होता है, ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास यानी कि शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। आप वही मान लीजिएगा वो कार वाला हिसाब किताब, ठीक है, या फिर ग्रीन हाउस में भी यही चीज़ होती है। ठीक है, अब है ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसें मेनली कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जो है अवरक्त यानी कि IR को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अभी तक कुछ भी बहुत कठिन नहीं था गाइस। अब यहाँ पे हम ये जो डायग्राम है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या बना है, इसमें बना है कि ये पृथ्वी है, ठीक है, सॉरी पृथ्वी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा इस यहाँ पे क्या है कि ये सूरज है, हमने कहा सन से ना विकिरण आती है, किस रूप में आती है, EM वेव्स में आती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, तो ठीक है आ रही है। तो यहाँ ये देखिए ये पृथ्वी के, ये वाली जो लाइन है ये पृथ्वी के ऊपर जो है वायुमंडल है, राइट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब ये जो सौर विकिरण है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उसको हम सौर विकिरण बोलते हैं। देखिए ये वायुमंडल में घुस गई, ठीक है, अब क्या होता है, वायुमंडल में चली गई। अब क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सारे कण होते हैं या कुछ वजह से क्या है ये वापस से रिफ्लेक्ट होके वापस से वायुमंडल में यानी कि वायुमंडल से बाहर चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या लिखा है, इसमें लिखा है पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित इंफ्रारेड। ठीक है, तो ऐसा समझिए बाहर जाते हुए अवरक्त किरणें, अब अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड वो क्या बोलते हैं, वेव्स भी बाहर जा रही हैं, चलो चली गई। लेकिन अब क्या हमने कहा, जैसे कि हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत सारे ये सब लिखा है जो नाइट्रोजन, जलवाष्प, मीथेन, ये सब। अब इसने कहा ये रहे वो सब, ठीक है, ठीक है, ये जो डॉट 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 है वो यही सारी गैसेस हैं। अच्छा,
तो अब क्या है, इसने कहा कि जो वायुमंडल से जो गैस ताप या ऊष्मा जो है बाहर जा रही थी, वो इन गैसों द्वारा अवशोषित हो जाती है या परावर्तित होकर वापस से वायुमंडल में आ जाती है और वायुमंडल का क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है, तो अब इसने लिखा है ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा अवशोषित अवरक्त किरणें और पृथ्वी के ताप में इसकी वजह से क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। मतलब ये कह लो कि अगर ये पृथ्वी से ऊपर चली जाए, ठीक है, वापस से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये वापस से आ जाती हैं तो यार प्रॉब्लम तो होगी। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अगर ये वापस आ रही है, इट मीन्स ये 2 से हम मान लेते हैं 2.5 डिग्री सेल्सियस कर दे रही है, यानी 0.5 तो ये बढ़ाने का काम कर रही है। हालांकि होना ये चाहिए कि जितनी आ रही है उतनी वापस चली जाए, ठीक है, किसी तरह से, तब मेंटेन रहेगा आपके पृथ्वी का टेम्परेचर। अदरवाइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अब इसने कहा अतः ग्रीन हाउस गैसेस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है अवशोषण करती है और उत्सर्जन, ये दोनों काम करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा, जल वाष्प भी ये काम करती है जो ऊष्मा को बाहर जाने से रोकने का, ठीक है, और मीथेन है, ये 2 ही 4 हैं, याद रखिएगा। और आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इतने तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। तो ध्यान रखें कि जो ऑर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा होगा कि ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस है या नहीं, तो नहीं है। और ये क्या वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी नहीं है। जब ये ग्रीन हाउस गैस ही नहीं है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कैसे हो सकती है। अब यहाँ नोट, इसमें कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये दोनों भी क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है, परंतु जो इसका योगदान है वो कम होता है। ठीक है, अब इसने कहा विभिन्न गैसों का ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापमान के प्रति आपेक्षिक योगदान निम्न। देखिए, अब इसने कहा कि कौन सी गैस जो है आपका जो ग्लोबल वार्मिंग में के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जलवाष्प, ठीक है, तो जलवाष्प इसमें लिखा है 60%, यानी सबसे ज़्यादा जो है जलवाष्प इसके लिए उत्तरदायी है। सेकेंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड 26%। फिर देखिए मीथेन का भी अच्छा खासा पार्ट है, इसमें 4 से 9% उत्तरदायी है। ओजोन भी है 3 to 7%, नाइट्रस ऑक्साइड जो है 1.5% एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है 0.1 से 0.4% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वहीं दूसरी ओर जो है हाइड्रोजन जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। एक बात इंपॉर्टेंट बात है, पता होना चाहिए, प्रकृति में यह क्या है, द्विआण्विक गैस के रूप में पाई जाती है जो वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संघटक है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब इसमें लिखा है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर जो है अंतर सरकारी पैनल यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, द्वारा चिन्हित क्या आइडेंटिफाइड किया 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी है। मतलब इसने कहा कि IPCC ने 6 गैसेस रहती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज, जैसे एक हो गई मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अच्छा, ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये एसिड रेन के लिए उत्तरदायी होती है। ग्रीन हाउस गैसेस में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें कौन कौन सी हैं, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, आपका SF2 हो गया, और NF, ये सारी है। तो एटलीस्ट यही 2-4 याद रखनी है आपको। अब ये तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी गैसेस होती हैं जो शामिल होती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नॉन मीथेन वॉलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। तो ये भी याद रखिएगा, गिन के 10 हैं, याद कर लीजिएगा, मतलब 10-12 होंगे, याद कर लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसने लिखा ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण यानी कि IR, ठीक है, अवरक्त विकिरण, राइट, तो क्या होता है, शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का जो टेम्परेचर है क्या होता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात। चलिए, इसने लिखा ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद गैस उस ग्रह या उपग्रह के वातावरण के ताप को
अधिक बनाने में मदद करती है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड भी इसी प्रकार की गैस है। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को सोख लेती है। तो ये हो गया आपका सेम, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, कुछ नया नहीं था इसमें। अब है हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना, राइट। ठीक है, तो इसमें ये भी सेम था, तो इसमें लिखा ही नहीं है व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो भैया क्या है, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो ठीक है, तो गैस इसे पढ़ लीजिएगा, ये सेम चीज़ लिखिए, कुछ नया नहीं लिखा। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी, तो ये हो गया जोसेफ फोरियर ने दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कब भी 1824 में दी ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना। ठीक है, अब है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए होती तो सबके द्वारा, तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें वो है महत्वपूर्ण है, मतलब जिसका योगदान है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो इसमें लिखा है कि ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वो गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण उत्सर्जन करते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। ठीक है, तो एक तो हो गया सल्फर, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। तो बहुत सिंपल है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई ये आपको पता होना चाहिए, जलवाष्प 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 to 9%, ओजोन 3 to 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 0.1%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य की अगर बात करें 0.1 से लेकर 0.4%। अब इसमें लिखा है, देखिए क्वेश्चन हो रहा है रिपीट, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इसने कहा कि प्राकृतिक रूप से, ठीक है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो भैया हमने अभी देखा यहाँ पे क्या नाम सबसे ज़्यादा, तो जलवाष्प है 60%। तो आंसर आपको पता है इसमें क्या होना चाहिए, 60% जलवाष्प। अब लिखा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले घटक, तो इसने कहा कि सबसे ज़्यादा, तो इन सब में हम जानते हैं कार्बन, ये मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम जानते हैं CFC सबसे लास्ट में होगा, तो CFC सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि ये कुछ 0.1 से लेकर 0.4% के आसपास थी, तो ये हो गया देखो सबसे लास्ट में। हमें आंसर मिल चुका है, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसे ढूंढना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक, तो गैस ये देखिए इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो इसने कहा कि ई मतलब उपरोक्त, मतलब आंसर आपका एक से ज़्यादा है ऑप्शन। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस वे हैं जो पृथ्वी के वातावरण और बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित उत्सर्जित करती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सारी हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो मीथेन है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन नहीं है। ठीक है, अब इसमें लिखा है सूर्य की ऊष्मा से गर्म होने के बाद जब पृथ्वी ठंडी होने लगती है तब ऊष्मा जो है पृथ्वी से बाहर विसरित यानी कि पृथ्वी से बाहर जाने लगती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प है, मीथेन, अन्य ऊष्मारोधी गैसेज है, इस ऊष्मा का कुछ भाग क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और शेष बची हुई ऊष्मा को पुनः धरातल में वापस भेज देती है। अब उससे क्या होता है, वायुमंडल के निचले भाग में उपस्थित अतिरिक्त ऊष्मा जो है एकत्र हो जाती है और कुछ वर्षों में इन ऊष्मारोधी गैसों की मात्रा जो है वायुमंडल में बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो हरित गृह प्रभाव क्या है, तो गाइस इसे आप पढ़ सकते हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जो है सार्वत्रिक तापन जो है उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता, तो सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो देखिए मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये तो है ही है।
ठीक है, तो आपको आंसर भी पता है ए है। अब ग्लोबल वार्मिंग में योगदान सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं देते हैं, बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प ये सब देते हैं। और बस आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, मीथेन तो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ओजोन भी हमने पढ़ा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें लिखा है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सी गैस है? तो गैस बहुत सिंपल है, हमारा जो धान के गैस से क्या निकलती है? मीथेन निकलती है, ठीक है। अच्छा, मीथेन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में क्या है? पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, राइट। तो इसमें लिखा है ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय अवरक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें का सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं पैदा करती है। अब लिखें निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। केवल, अब देखिए इसमें लिखा है केवल मीथेन, तो बिल्कुल केवल मीथेन तो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आंसर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है, इनफैक्ट इससे ज़्यादा ही होती है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा, ये क्या लिखा है, सार्वत्रिक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है आपका उत्तरदायी है? तो मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी, तो आंसर आपको पता है उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। अब इसने कहा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सी हो गई? तो इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन लिखा है, अमोनिया कहाँ से आ गया, ठीक है, ये भी कहाँ से आ गया, और इसमें तो गैस इसका बहुत ही आसान सा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, उसके बाद प्रोपेन, देखिए यहाँ पे कौन सी आ गई? प्रोपेन, प्रोपेन नहीं है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो हमें पता है नाइट्रोजन आंसर होगा। अब लिखा निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अब इसने कहा कि जो है प्रकृति में ये हाइड्रोजन की अगर बात की, ये द्विआण्विक गैस है के रूप में पाई जाती है और वायुमंडल की बाह्य परत की मुख्य संगठक है, ठीक है। अब इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन एक हरित गैस मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है, सिंपल से आंसर हो गया। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ लीजिएगा गाइस, वही एक ही चीज़ बार बार सेम लिख दी है, ठीक है। अब इसमें से कौन जो है हरित गृह गैस नहीं है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ये है, और इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर इसमें से क्यों नहीं? क्योंकि सभी हैं। अच्छा, इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है जो आपका ये है IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, कहता है कि 6 टाइप की ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मतलब 6 गैस को इसने ग्रीन हाउस गैस बताया। तो मीथेन हो गया, CFC हो गया, N2O हो गया, तो देखिए N2O है, और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब है, नहीं सॉरी N2 है और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अम्ल वर्षा के लिए क्या है प्रमुखता, मतलब उत्तरदायी होती है, किसके लिए? सल्फर डाइऑक्साइड होती है आपका एसिड रेन के लिए। तो अब यहाँ लिखा है कि छत्तीसगढ़, देखिए अब गाइस इसमें बकवास लिखी है खाली। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ई को सत्य माना, ई इसमें से कोई नहीं को, ठीक है। अब इसने कहा कि जबकि पूर्व के उत्तर पत्रक में विकल्प सी को सत्य माना था, यानी कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड को कहा था कि ग्रीन हाउस गैस नहीं। तो ऐसा उसने जो है ग्रीन हाउस गैस में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों के आधार पर किया। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से जो गैसेज होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, CFC होती है, SF6 होती है और NF3 होती है। तो कैसे ये याद कर लीजिएगा। और अप्रत्यक्ष रूप से हम बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नॉन मीथेन वॉलेटिल ऑर्गेनिक और कंपाउंड हो गई, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। तो बेहतरीन, मतलब आप कह सकते हैं ना, ये बहुत ही बेहतरीन सा एक व्याख्या है जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होगा। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो भैया टेम्परेचर ही बढ़ता है। तो इसमें लिखा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ओके, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या और वायुमंडल की गति बढ़ जाती है। गति वति कुछ नहीं, तो इसमें से कुछ भी आंसर नहीं है। ठीक है, मतलब ये बोला है कि ग्रीन हाउस गैसेस से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, बकवास। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के वातावरण में जो है विद्यमान हरित गृह गैस एक ऐसी आवरण की तरह व्यवहार करती है जिससे सूर्य से आने वाली लघु तरंग विकिरण, ठीक है, तो प्रवाहित हो जाती है। मतलब ये समझिए कि ये है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, जो सूर्य से आ रही है ना विकिरण, वो होती है इस लघु तरंग, लो वेवलेंथ विकिरण होती है। लघु तरंग जो सूर्य से आती है उसे वो होती है लघु तरंग। अब कहते हैं पृथ्वी से टकराकर जो बाहर जाती है उसे हम बोलते हैं दीर्घ तरंग विकिरण, राइट। अब जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो क्या करती हैं, लघु तरंग को तो क्या है आने देती हैं, ठीक है, पृथ्वी तक, लेकिन जब वही तरंगे दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में बाहर जाती हैं तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो उसको रोक लेती हैं। ठीक है, अब इसमें परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है और यही हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से ग्रीन हाउस प्रभाव पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में किसी सार्थक वृद्धि का प्रमाण प्राप्त नहीं होता, बेकार की बात है। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है जलवाष्प एक प्रमुख जो है आपका ग्रीन हाउस गैस है और इसका जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है सार्थक योगदान है, परंतु ये हरित गृह प्रभाव की तीव्रता से भी प्रभावित होती है। अब इसने कहा कि जो ये प्रभाव है जो वातावरण को गर्म करता है, ठीक है, गर्म करता है, से वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वातावरण गर्म होगा, अगर जल है तो जल क्या है, वाष्प में बदलेगा। तो वही चीज़ इसने कहा कि वातावरण तो गर्म हो रही है जिसकी वजह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जा रही है और वायु में आर्द्रता की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें लिखा है हरित गृह प्रभाव जो वातावरण में ऊष्मा और आर्द्रता में वृद्धि करता है से जीवधारियों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा और नमी जो है प्रजनन को जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यद्यपि ये कथन सही है, परंतु यह उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं है। अब इसने कहा कि जो हरित गृह प्रभाव से तापमान और दाब पर प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने से दाब कम होता है, वायुमंडल की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। तो ये सही उत्तर है। अब इसने कहा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर वापस भेज देती है। ठीक है, अब इसने लिखा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी की ऊष्मा जो है अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था गाइस पढ़ने। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं ना गाइस, थोड़ा सा ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण देखेंगे कि क्या कारण है। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे गाइस, आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए। इसकी वजह से क्या होता है ना, जो वीडियो है ना उसकी रीच बढ़ जाती है, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी जो वीडियो है वो दिखाई दे जाएगी। बस आप लोग से मुझे इतना ही चाहिए होता है। ठीक है, और बाकी जो मुझे जितना आता है मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब मैं सोची हूँ इस वीडियो को करूँ एंड, और बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण के साथ।